हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर है, जो कि हमारा बचा हुआ था, हमने इसको नहीं कराया था एंड हम आगे बढ़ गए थे। नॉर्मली आपका देखा जाए तो 17 चैप्टर्स तक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स बचे हैं और पीछे के 2-3 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, तो उसको भी हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके लिए पढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा मेन जो मोटो है आपके लिए वो है आगे के चैप्टर्स कंप्लीट कराना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आने वाले जो पोर्शंस होंगे वो आगे के चैप्टर्स ही होंगे। दैट्स व्हाई हम ये जो 10th चैप्टर बचा हुआ था उसको कंप्लीट करा देंगे एंड फिर आगे चलेंगे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर जो है, सेकंड लास्ट एंड लास्ट चैप्टर जो बचा है उसको भी कंप्लीट करा देंगे जल्द से जल्द कुछ ही दिनों के अंदर। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए, अभी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओ और कंसेप्चुअल नॉलेज गेन कर पाओ। फिर हम लोग जाएंगे पीछे की तरफ, जो रिमेनिंग 1 से 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं पहले के स्टार्टिंग के, वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे। और अगर आपको वो चीज़ भी पढ़ना होगा तो आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए चैप्टर की। पहला लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 1 हम देखने वाले हैं। और इसमें ये जो चैप्टर है आप देख पाओगे, हेडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब क्या होता है कि हम इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, सेल के कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ओके, तो सबसे पहली बात हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल इज नथिंग बट वी ऑल नो दैट कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर एक चीज किससे बनता है दोस्तों? सेल से बनता है। ठीक है, एंड सेल जो होता है इसके पास सबसे मेन 3 पार्ट होते हैं। एक तो उसका सेल वॉल होता है, उसके अंदर का एक न्यूक्लियस होता है, और तीसरा जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहां पे हमने बताने की कोशिश की है आपको कि एनिमल सेल किस तरह दिखता है और एक प्लांट सेल किस तरह दिखता है। ये हमें पता है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही जीव होते हैं, यानी कि 2 ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो वो प्लांट्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, दूसरा वो ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल सेल के कैटेगरी में आ जाता है, एनिमल्स के, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे जानवर, बाकी सब इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो एनिमल सेल की बात करेंगे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, बट मेन क्या है, जैसे मैंने बोला, सबसे मेन ऑर्गन होता है न्यूक्लियस। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस होता है। ये बाहर का जो आपको ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देख पा रहे हो आपको यहां पे मेंशन किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स है, लेकिन मैं सबके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर और जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में भी जाओगे ना, बाकी के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक होता है सबसे, ये जो बाहर का लेयर होता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फर्क ये होता है कि प्लांट सेल में आप नोटिस करोगे ना, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर का जो लेयर, यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइनिंग से आपको नजर आ रहा होगा, ये सबसे बाहर के लेयर को सेल वॉल बोलते हैं। और वही आप एनिमल सेल में देखोगे तो देयर इज नो सेल वॉल, यानी कि कोई भी ब्लैक कलर का लेयर नहीं है। यानी कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल यानी कि सेल की सबसे बाहरी परत जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में वो चीज प्रेजेंट होती है। यही सबसे मेन डिफरेंस क्रिएट करता है कोई भी प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी आपको कोई पूछता है कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप यही बोलिएगा कि प्लांट सेल जो होता है इसमें एक बाहरी परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल वॉल बोलते हैं। और वही एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल के बाद अंदर की तरफ जाओगे तो इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यानी कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो है, ठीक है ना, और सेल वॉल भी है, यानी कि 2 चीज प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि अंदर का लेयर प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर का लेयर जो है एब्सेंट है। वही प्लांट सेल में देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हेल्प करता है, वैक्यूल्स होता है, फिर न्यूक्लियस तो सब में ही होते हैं, पेरिक्सोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी चीज बहुत एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ये चीज आपको बस फिलहाल के तौर पे याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे आपको डिटेल में पता चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल की। जैसे मैंने बोला कि सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, तो इट इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ एल्गी, फंगी एंड प्लांट्स। यानी कि जो भी एल्गी होती है
फंगस होते हैं और प्लांट्स होते हैं, इसके आसपास यानी कि जो भी इनका सेल होता है, इसके टॉप मोस्ट लेयर यानी कि ऊपर का जो परत होता है दोस्तों, वो पूरा सेल वॉल ही होता है। और एनिमल सेल्स क्या होते हैं, लैक सेल वॉल, यानी कि उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है, इट इज एक इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है कि इलास्टिक लेयर होता है, एक स्ट्रॉन्ग कोटिंग होता है। वो क्यों होता है, ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके, कोई भी चीज उसके अंदर इजीली एंटर ना हो सके, इसके लिए सेल वॉल होना जरूरी है। एंड इट इज मेनली कंपोज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किससे बनता है दोस्तों सेल वॉल, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, जैसे कि सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इससे बनता है। और फंक्शंस क्या होता है सेल वॉल का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका फंक्शन जानना। तो फंक्शन ये है सेल वॉल का, it is used to support and to protect the cell by preventing the entry of excess of water in the cell। यानी कि सेल के अंदर बाहरी रूप से कोई भी चीज अंदर ना जाए, जैसे कि खास तौर पे एंट्री ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, यानी ज्यादा पानी की एंट्री ना हो उस सेल के अंदर, क्योंकि वो सेल के अंदर ज्यादा पानी एंटर हो जाएगा तो हो सकता है वो सेल डैमेज हो जाए, टर्जिड हो जाता है। दोस्तों हम लोग आगे चर्चा करेंगे टर्जिड के बारे में, लेकिन ये चीज ना हो, या फिर कोई भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके अंदर एंटर ना हो, दैट्स वाई ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसको वहां पे रोकता है, और यही है उसका फंक्शन। क्लियर है दोस्तों, सेल वॉल क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगला बात करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही पतला परत होता है सेल वॉल के बाद, एक अंदर से परत जो होता है, खासकर प्लांट सेल में, एनिमल सेल के अंदर तो डायरेक्टली यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इट इज अ थिन फ्रेजाइल एंड इलास्टिक कवरिंग, ये पतला है, काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, यानी कि फ्लेक्सिबल आप बोल सकते हो, और इलास्टिक भी है साथ में, ठीक है। एंड ये क्या करता है, सेपरेट करता है सेल कंपोनेंट्स को आउटर इन्वायरमेंट से, यानी कि हमारा जो बाहरी माहौल होता है सेल के बाहर का, उसको वहां पे एक तरीके से सेपरेशन का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए, यानी कि एक तरीके से गेट जैसा काम करता है, जो सेल के अंदर जाने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसी को अंदर लेता है सेल के, बाकी चीज को वहीं पे स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है अदर सब्सटेंस को। और यही प्रॉपर्टी की वजह से जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर के, सॉल्ट के, ऑक्सीजन के, वो सेल के अंदर एंटर हो पाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल के बाहर जा पाते हैं। यही इसका काम है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन का, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है हमारे सेल के अंदर, जो कि है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने बोला था कि अगर एक सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस को अगर छोड़ के जो भी हिस्सा बच जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो भी हिस्सा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, इसके बीच का जो भी हिस्सा है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, इट इज ए मूविंग स्टिकी सब्सटेंस। क्या होता है साइटोप्लाज्म, एक स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ होता है, लिक्विड जैसा, और बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल जो है इसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज ए मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर जो होते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये जो पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, जो ऑर्गेनेल से अदर होते हैं, इसको साइटोजोल कहा जाता है। और साइटोजोल के अंदर क्या होता है, साइटोसोल के अंदर होता है, इट स्टोर्स द वाइटल सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड्स, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाइटामिन्स हो गया, ये सभी चीज को वो अपने अंदर स्टोर करता है। और वही एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये थोड़ा ज्यादा ग्रैनुलर होता है, यानी कि थोड़ा सा एक तरीके से डेंस होता है, थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है प्लांट सेल के कंपैरिजन में, ठीक है। और प्लांट सेल में थोड़ा सा पतला होता है, थिन होता है, एंड मोस्टली पुश टू द पेरिफेरी, यानी कि एकदम एंड की तरफ होता है, बिकॉज उसके पास एक सेंट्रल वैक्यूल लार्ज में होता है, बड़ा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा कोने की तरफ फैला हुआ रहता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों प्रोसेसेस ऑफ द सब्सटेंस ट्रैवलिंग इन द सेल, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर कैसे ट्रैवल कर पाते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। तो नॉर्मली अगर बात करें कि सेलुलर एनर्जी जो होती है, यानी कि सेल के अंदर जो एनर्जी होती है, तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस है जो ये सेल के अंदर के एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एक होता है एंडोसाइटोसिस एंड दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे बारीकी से समझने वाली बात है। एंडोसाइटोसिस नाम से ही थोड़ा पता चल जाएगा आप लोग को। एंडो का मतलब होता है बाहर से अंदर आना, ठीक है, एंडो अंदर आना, यानी कि अगर कोई भी फूड, ठीक है ना, फूड एनगल्फ होके अंदर की तरफ आ रहा है सब्सटेंस आउटर एनवायरमेंट से, तो वो चीज को एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और कोई चीज अंदर से बाहर जब जा रहा है तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, यानी कि टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर से कुछ जो खराब चीज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एक्सक्रीट कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया, उस चीज को हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है, तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हमारा सब्सटेंस ट्रैवल करता है सेल के अंदर और सेलुलर एनर्जी को कंज्यूम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे यहां पे देखना कि ऐसे कौन से
प्रोसेसेस है जो हमारे सेलुलर एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो पहला है उसमें डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या करता है, एंट्री या फिर एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन एंटर हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यानी कि वो अंदर बाहर बार बार हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन होना। और वही अगला जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ए पार्ट विथ मोर वाटर टू ए पार्ट विथ लेस वाटर, यानी कि अगर कुछ एक ऐसा पार्ट है, यानी कि एक सेल मेरा ऐसा है, अंदर का सेल के अंदर क्या होता है, पानी की कमी है, यानी बाहर पानी ज्यादा है, तो ये बाहर का पानी जो है वो सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, यानी कि जहां पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एंटर करता है थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक उसके बीच में एक गेट भी है, एक लेयर है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी मटेरियल को अलाउ करता है जो उसको चाहिए होगा, यानी कि सॉलिड मटेरियल को अलाउ नहीं करेगा, लिक्विड मटेरियल को अलाउ करेगा, सॉलिड मटेरियल को यहीं पे ट्रैप कर देगा। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ये क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, यहां पे हम लोग देखते हैं। तो पहला टाइप का पॉसिबिलिटी वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रोपोर्शन, यानी कि सेल है मेरा, तो सेल के बाहर जो भी मीडियम प्रेजेंट है, जितना अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स वाटर का प्रेजेंट है उतना ही इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो ना तो पानी इसके अंदर जाएगा ना तो पानी अंदर से बाहर जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम लोग को यहाँ पे प्यास लगी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे पास पानी भी अवेलेबल है, हमें प्यास भी नहीं लगी है, तो ना पानी हमारे अंदर जाएगा और ना हमें उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेस्ट आपको यही समझने की जरूरत है कि पानी जो है बाहर और सेल के अंदर जो पानी है वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में है, इक्वल है, इसीलिए वाटर डज नॉट गो इन और आउट, बाहर और अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा वो। सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, द सेल हैज लेस वाटर, यानी कि अगर मेरा सेल के पास पानी की कमी है तो उसको क्या लगेगा, पानी की रिक्वायरमेंट लगेगा, और बाहर जो है पानी ज्यादा है, तो पानी जो बाहर जाता है वो क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट भी फूल जाता है, वैसे ही यहाँ पे सेल जब पानी पी लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फूल के मोटा हो जाएगा। एंड यही फूल के जो मोटा होने का जो प्रोसेस होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एंडोस्मोसिस। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेजिन, किशमिश होती है ना, किशमिश द्राक्ष बोलते हैं उसको, ठीक है, तो किशमिश सूखी हुई रहती है, उसको रात भर पानी में भिगो के रख दो दोस्तों, सुबह उठ के देखोगे तो वो मोटा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टर्जिड हो जाना। दोस्तों मैं आपको मैं स्टार्टिंग में बोला था ना कि सेल्स टर्जिड हो जाते हैं पानी एंटर होने के बाद, तो यही कंडीशन है कि सेल्स में भी जब बाहर से अंदर पानी चला जाता है तो वो कंडीशन को टर्जिड बोलते हैं, और वो टाइप के सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तीसरा एंड लास्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो कि हमारा तीसरा कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक। कंफ्यूजन नहीं होना, ये हाइपो था, ये हाइपर है, यानी ज्यादा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर सेल के पास खुद ब खुद पानी बहुत ज्यादा है, यानी मेरा सेल है, सेल के पास पहले से ही पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर से, तो बाहर का पानी अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, उल्टा सेल क्या करेगा, पानी को बाहर निकाल देगा। तो ऐसे कंडीशन में द वाटर आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर पानी आ जाता है, और जो सेल हो जाता है वो फ्लैसिड बन जाता है, यानी कि चपटा बन जाता है, क्योंकि उसने अपना पानी को निकाल दिया बाहर। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो भी टॉपिक था हमारा आपको हमने पढ़ाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कौन से टाइप के सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें क्या क्या उनका फंक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो अगला लेक्चर को बस आपको इंतजार करना है, जल्द से जल्द हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूं आज जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।